हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी के क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे हिंदी क्लास में भाषा, उद्भव, विकास और संवैधानिक स्थिति देखेंगे। कल हमने इसी टॉपिक से देखा था। कल हमने भाग 1 कंप्लीट किया था। आज हम भाग 2 को देखेंगे और ये चैप्टर, ये अध्याय हम 2 भागों में कंप्लीट करेंगे। तो आज है भाग 2। कल हमने भाग 1 की क्लास कर ली थी। तो यहाँ पर हम क्या क्या देखने वाले हैं? यहाँ पर हम देखेंगे कि संवैधानिक स्थिति, यही यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास के क्या क्या प्रमुख विषय हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रमुख विषय की बात करेंगे तो भाषा, लिपि और मातृभाषा है। ठीक है, इनकी परिभाषाएं हम देखेंगे। फिर हम भाषा का विकास देखेंगे, यानी बोली से मानक भाषा तक। फिर क्या देखेंगे? हिंदी से जुड़ी संवैधानिक बातें देखेंगे, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 के बीच आती है। और यहाँ से जी के प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक है, ये आप जनरल नॉलेज में जरूर पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान का यहाँ से प्रश्न हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन एवं प्रमुख बोलियाँ, भोजपुरी, राजस्थानी, पहाड़ी देखेंगे। कल हमने हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी भाषाओं को देखा था। तो चलिए देखते हैं भाषा और क्या देखेंगे, लिपि और मातृभाषा, इन तीनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे भाषा क्या होता है। तो भाषा विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त करने का एक साधन है। क्या हो जाएगा? ये एक साधन है। जैसे कहीं आने जाने का साधन साइकिल हो सकता है, बाइक हो सकता है और क्या कार भी हो सकता है, यानी कि आने जाने में जो सुलभ करे वो क्या हो गया? आने जाने का साधन हो गया। वैसे हमारे विचार तो अंदर रहते हैं ना, वो मन में रहते हैं विचार। अगर उनको हमको प्रकट करना है या उनको किसी के सामने रखना है तो हम कैसे रखेंगे? तो हम लिख कर रखेंगे या बोल कर रखेंगे, यानी व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो हम लिख कर व्यक्त करेंगे या बोल कर व्यक्त करेंगे। तो यहाँ से बात समझ में आई। फिर हम देखेंगे लिपि क्या होती है। तो भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त आकृति के वर्ण क्या कहलाएंगे? लिपि कहलाएंगे। बात समझ में आई। जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे कि हमको बोलना है कलम, क्या लिखना है? कलम। तो ये लिपि हो गई। ये कौन सी लिपि होगी? तो ये देवनागरी लिपि होगी। रोमन लिपि होती है। क्या होती है? रोमन लिपि। जैसे हमको क्या लिखना है? एप्पल, तो ये रोमन लिपि हो गई। ये ऐसी लिपि होगी। तो ये सब आकृति है। ये सब क्या है? आकृति। और इन आकृतियों को देखकर आपको पता चल रहा है कि ये एप्पल लिखा है, ये कलम लिखा है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो इन जो आकृति है ना, यही सब क्या है? लिपि है। ये क्या हो जाएंगी? लिपि हो जाएंगी। बात को ध्यान में रखिए। फिर देखेंगे कि एक भाषा 2 लिपियों में, जैसे पंजाबी गुरुमुखी और शाहमुखी में, और कई भाषाएं एक लिपि में है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली। ये सारी भाषा जो है किसमें है? तो देवनागरी में। बात करेंगे पंजाबी जो भाषा है वो 2 लिपियों में है। कैसे कैसे? गुरुमुखी लिपि और शाहमुखी। लेकिन कई भाषा, जैसे बात करेंगे, सीधा प्रश्न बनेगा कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? मराठी किस लिपि में लिखी जाती है? और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो इन सभी का आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी। क्या कहेंगे? देवनागरी लिपि। ये बात आपको याद रखनी है, देवनागरी। लेकिन हम बात करेंगे कि पंजाबी किस लिपि में लिखा जाएगी, तो हम कहेंगे गुरुमुखी और शाहमुखी कहेंगे। बात समझ में आई। बात करेंगे अब हम अंग्रेजी, जैसा कि अभी मैंने एप्पल की स्पेलिंग लिख के बताया। ठीक है, एप्पल की स्पेलिंग लिख के बताया। चलिए अब यहाँ देखेंगे, हम यहाँ क्या देखेंगे? अंग्रेजी लिपि को। तो अंग्रेजी जो है वो रोमन में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? रोमन में लिखी जाती है। अब बात करेंगे मातृभाषा की। मातृभाषा क्या होती है? कि जो माता द्वारा सिखाई गई भाषा, वो क्या हो जाती है? मातृभाषा होती है। जैसे 21 फरवरी को क्या मनाते हैं? मातृभाषा। अब ये पॉइंट करते हुए चलिए, कुछ चीज़ें समझना है, कुछ चीज़ें नोट बना के लिखना है, और अपना नोट्स जरूर बनाएं। अपना खुद का अपने हाथों से नोट्स जरूर बनाएं। दूसरे के नोट से कोई मतलब नहीं होता है। ये बात आपको याद में रखनी है। ठीक है, आपको यहाँ इसका नोट्स बनाना है कि 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे भाषा का क्रमिक विकास। देखते हैं क्या देखेंगे? भाषा का क्रमिक विकास। सबसे पहले हम बोली देखेंगे, उसके बाद विभाषा या क्षेत्रीय भाषा, फिर
विभाषा आती है। ठीक है, बोली से बड़ा क्या होता है? विभाषा या क्षेत्रीय बोली होती है। इसके बाद भाषा आता है। तो बोली क्या होता है? सबसे छोटी इकाई जो ग्राम और कस्बे तक सीमित होती है, देशज शब्दों का बाहुल्य होता है, वो बोली कहलाती है। ठीक है, वो क्या है? वो बोली हो जाएगी। फिर देखेंगे विभाषा या क्षेत्रीय भाषा, ये क्या होती है? तो कहेंगे बोली से विस्तृत, यानी विस्तृत मतलब बड़ा, बोली से जो बड़ा होता है, जैसे उपप्रांत या मंडल। साहित्यिक रचनाएं संभव कई बोलियां शामिल है। जहाँ पर साहित्यिक रचनाएं हो उस भाषा में, तो वो क्या हो जाएगी? क्षेत्रीय भाषा हो जाएगी या बोली हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से हम एक बार देखेंगे, बोली को देखेंगे। बोली सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, सबसे छोटी। और विभाषा क्या होती है? बोली से बड़ी होती है और इसमें कोई ना कोई साहित्यिक रचनाएं संभव होती हैं, साहित्यिक रचनाएं होती हैं। तो यहाँ हमने दो चीज़ें सीखी, बोली क्या होता है और बोली से बड़ा विभाषा क्या होता है। हम कैसे जानेंगे कि ये विभाषा या क्षेत्रीय भाषा है? बात समझ में आई। अब हम देखेंगे भाषा। क्या देखेंगे? भाषा को देखेंगे कि विभाषा में प्रचुर साहित्य रचना के बाद व्याकरण का निर्माण, जैसे खड़ी बोली से मानक हिंदी का विकास। बात समझ में आई। तो ये भाषा हो गया। आगे देखेंगे, आगे क्या है? राजकाज की भाषा के प्रकार देखेंगे। राजकाज की भाषा के प्रकार, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको आज हम दूर करेंगे। सबसे पहले हम राज्य भाषा देखेंगे। देखिए, राज्य भाषा लिखा है। इसके बाद हम राष्ट्र भाषा देखेंगे, उसके बाद हम राजभाषा देखेंगे। तीनों में अंतर है, तीनों में अंतर है, ये बात आप याद रखिए। तीनों में क्या चल रहा है? अंतर चल रहा है। ऐसा नहीं कि तीनों एक ही चीज़ है। इसी डिफरेंस को समझना है कि राज्य भाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा क्या होता है और राजभाषा क्या होता है। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे कि राज्य भाषा क्या है। तो किसी राज्य की सरकार द्वारा राज्य का सारा राजकाज जिस भाषा में किया जाता है वो राज्य भाषा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हिंदी में सारे राज्य की जो जितना भी सरकार का काम होता है वो किस में चलता है? वो हिंदी में चलेगा। हिंदी में चलेगा कि नहीं? तो यहाँ राज्य भाषा क्या हो जाएगी? राज्य भाषा। यहाँ राज्य भाषा हो जाएगी हिंदी। और अच्छा, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा क्या है। सभी लोग बताइए, उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा क्या हो जाएगी? जैसे पहली भाषा उत्तर प्रदेश में तो हिंदी है, तो दूसरी भाषा उर्दू को मिला है। दूसरी भाषा का दर्जा किसे मिला है? उर्दू को। ये बात आप नोट करते चलेंगे, बातों को सुनिए। ठीक है, बातों को सुनते भी चलिए। अब इसके बाद हम राष्ट्रभाषा देखेंगे। तो किसी देश की सरकार द्वारा जब देश का सारा राजकाज जिस भाषा में होने लगता है वो राष्ट्रभाषा होता है। और हमारे राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। अब राजभाषा देखेंगे। किसी सरकार द्वारा सारा सरकारी कामकाज जिस भाषा में किया जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो राजभाषा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? राजभाषा हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हम क्या देखेंगे? अब यहाँ हिंदी से जुड़ी संवैधानिक बातों में हम कई भागों में देखेंगे। यहाँ भाग 1 देखेंगे। सबसे पहले हम भाग 1 देखेंगे। एकदम हमको उसी में गबड़ घुसेड़ करके नहीं पढ़ाना, भाग करके पार्ट पार्ट पढ़ाना है। ठीक है, अनुच्छेद है, कन्फ्यूजन नहीं डालना। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो हम यहाँ क्या देखेंगे? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। यहाँ भूमि कर लीजिए। हाँ, फिर यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे? 14 सितंबर 1949 गोपाल स्वामी अयंगर ने हिंदी के राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया। इसी दिन हिंदी भारत की राजभाषा घोषित हुई। हिंदी राजभाषा कब घोषित होती है? यहाँ भाषा करेंगे, यहाँ क्या करेंगे? राजभाषा। ठीक है, राजभाषा घोषित हुई। अब यहाँ बात करेंगे अनुच्छेद 43 से और 45 के बारे में। अनुच्छेद 43 और 45 के बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। बात को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये अनुच्छेद हैं और ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो देखेंगे कि अनुच्छेद 43 में क्या है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि होनी चाहिए और भाषा राजभाषा क्या होनी चाहिए? हिंदी। राष्ट्र नहीं है, राष्ट्रभाषा। जैसे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय मिठाई भी बना दिए, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं बनी है अभी तक। भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो आगे देखेंगे अधिसूची 8वीं में, यानी कि जो हमारे पास सूचियां हैं उसमें 8वीं अनुसूची में क्या है? बोलियों को स्थान दिया गया है और बोलियों को स्थान दिया गया। अब हम 345 अनुच्छेद में क्या देखेंगे कि कितने बोलियों को दिया गया है। तो राज्य अनुसूची 8 की 22 भाषाओं में से राजभाषा चुन सकते हैं। 9 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। 9 राज्यों की राजभाषा क्या है? हिंदी।
9 राज्यों की राजभाषा क्या है? हिंदी। और टोटल 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। बात याद करते चलेंगे। 19 क्या है कि 1949 में क्या हुआ था? इसे हम हिंदी भारत को राजभाषा घोषित किया गया था और दिन क्या था? 14 सितंबर, याद रखिएगा। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 344 क्या है। अनुच्छेद 344 क्या है? तो यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग है। यहाँ राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। प्रश्न बनेगा कि बताएं कि राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो कहेंगे राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न मेरा हो जाएगा कि राजभाषा आयोग किस अनुच्छेद में है? तो क्या कहेंगे? अनुच्छेद 344 में। क्या कहेंगे? 344 में। ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ प्रथम आयोग का बनता है 7 जून 1955 में। अध्यक्ष कौन रहते हैं? बीजी खेर रहेंगे। कौन रहेंगे? बीजी खेर रहेंगे। और बात करेंगे संसदीय समिति 16 नवंबर 1957, अध्यक्ष जीबी पंत रहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को पूछते हैं। बताइएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इसको कब घोषित किया गया था? तो 1949 में घोषित किया गया था। ठीक है, हमारे किस अनुच्छेद में 22 भाषाओं के बारे में बात कही गई है? तो 345 में। ठीक है, टोटल 22 भाषाओं में कितने राज्यों में हिंदी बोली जाती है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो कहेंगे 9। क्या कहेंगे? 9 कहेंगे। बात को याद करते चलेंगे और हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर भी दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर भी दीजिएगा। आगे का प्रश्न हो जाएगा कि प्रथम जो आयोग, राजभाषा का प्रथम आयोग जो बना था वो कब बना था? तो कहेंगे 1955। अध्यक्ष कौन था? बीजी खेर थे। कौन होंगे? बीजी खेर थे। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे देखेंगे, आगे क्लास को देखेंगे और कोई बात नहीं करना, बस सीधे पढ़ाई पे फोकस करना है। क्या करना है? पढ़ाई पे फोकस करना है। अब हम यहाँ 346 अनुच्छेद 346 देखेंगे, 48 देखेंगे, 49 देखेंगे, 50 देखेंगे और 50 का देखेंगे, 50 खा देखेंगे और 51 देखेंगे। ठीक है, यानी कि अब ये जो चार्ट है इसको आपको नोट कर लेना है और याद करना है। याद करना है और याद यहाँ कराएंगे हम। ठीक है, कराएंगे। बस आपको बार बार चीज़ों को पढ़ना है, याद तो करना पड़ेगा ना। अब अनुच्छेद 346 में क्या है कि राज्य संघ और राज्य के मध्य संचार की भाषा विशेष स्थिति में अंग्रेजी होगी। विशेष स्थिति में क्या होगी? अंग्रेजी होगी। अनुच्छेद 346 में क्या है? तो अनुच्छेद 346 में क्या है कि राज्य संघ और राज्य के मध्य की संचार भाषा क्या होगी? विशेषकर क्या होगी? अंग्रेजी होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सुंदर। आगे देखेंगे, अगर हम प्रश्न ऐसे पूछ लें कि राज्य संघ और राज्य के मध्य संचार की भाषा कौन सी होगी? तो कहेंगे विशेष स्थिति में अंग्रेजी होगी, ये कहेंगे। अगला प्रश्न बन जाएगा मेरा कि राज्य संघ और राज्य के मध्य संचार की भाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 346 में। क्या कहेंगे? 346 में। बात याद हुई? अब हम देखेंगे 48 को याद करेंगे। क्या याद करेंगे? 48 को कि उच्चतम न्यायालय, संसद तथा विधेयक में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। ये किस अनुच्छेद में है? तो 348 में भाषा की बात है कि उच्च और उच्चतम यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय यानी कि ये कोर्ट में, संसद तथा विधेयक में अंग्रेजी का प्रयोग होगा। किस भाषा का प्रयोग होगा? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। आगे देखेंगे अनुच्छेद 349 भाषा के लिए विशेष अधिनियम। क्या देखेंगे? भाषा के लिए विशेष अधिनियम देखेंगे। तो प्रश्न बनेगा कि भाषा के लिए विशेष अधिनियम किस अनुच्छेद में है? तो कहेंगे 349 में। बात समझ में आई? आगे के प्रश्न देखेंगे कि 350 अनुच्छेद 350 में क्या है कि अभ्यावेदन की भाषा हिंदी, विशेष में हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी। विशेष में क्या होगी? अंग्रेजी। देखिए, कहीं भी विशेष आए, कहीं विशेष स्थिति आए, सब जगह अंग्रेजी लगाना है। सब जगह क्या लगाना? अंग्रेजी लगाना है। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 350 का में क्या है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा अनिवार्य है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 350 का इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा अनिवार्य है।
ये किस अनुच्छेद में है? 350 में है या 350 का में है या 350 खा में है या 351 में है? तो क्या कहेंगे? कहेंगे 350 का। क्या कहेंगे? 350 का कहेंगे। क्या कहेंगे? 350 का कहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे कि अनुच्छेद 350 खा देखेंगे। क्या देखेंगे? 350 खा देखेंगे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी की नियुक्ति किसमें कही गई है? 350 खा में क्या बात है? अल्पसंख्यकों की बात है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके विशेष अधिकार की बात किसमें कही गई है? तो अनुच्छेद 350 में कही गई है। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 351 देखेंगे, केंद्र राज्य सरकार का दायित्व हिंदी का प्रचार प्रसार। हिंदी के प्रचार प्रसार की बात किसमें कही गई है? तो 351 में कही गई है। याद रखिएगा 351 में क्या बात कही गई है? तो हिंदी का प्रचार प्रसार की बात कही गई है। आगे देखेंगे क्या है कि विश्व हिंदी सम्मेलन प्रमुख ऐतिहासिक पड़ाव। शुरुआत नागपुर से होता है, इसके बाद हर 3 साल ये आयोजन होता है। याद रखिएगा कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन होता है इसकी शुरुआत कहाँ से होता है? तो नागपुर। नागपुर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में नागपुर जिले से इसकी शुरुआत होती है विश्व हिंदी सम्मेलन की। और इसके बाद ये कितने साल पे मनाया जाता है? तो ये आयोजन होता है हर 3 साल पे। कितने साल पे? तो हर 3 साल पे इसका आयोजन होता है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर देखेंगे पहला आयोजन कब होता है? तो 1975 में। उसके बाद 10वां आयोजन 2015 में, 11वां आयोजन 2018 में, 12वां आयोजन 2021 में। ठीक है, अब देखेंगे 10 से लेकर 14 जनवरी नागपुर। अध्यक्ष कौन रहता है? शिव सागर राम गुलाम मॉरिशस। ठीक है, ये रहते हैं। ये कहाँ के होंगे? ये मॉरिशस के होंगे। और मॉरिशस में भी एकदम भारत की तरह हिंदी बोली जाती है। पता है ना बात? बहुत बढ़िया। देखेंगे 10वां 2015 में होता है। 10 से 12 सितंबर तक ये चलता है। ये भोपाल में होता है। कहाँ होता है? ये भोपाल। कहाँ की राजधानी है? तो कहेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? भोपाल। यहाँ के अध्यक्ष कौन होंगे? सुषमा स्वराज होती है। कौन होंगी? सुषमा स्वराज होंगी। आगे देखेंगे 18 से 20 अगस्त ये कहाँ होता है? मॉरिशस। सभी लोग मॉरिशस की राजधानी आंसर करिएगा। आंसर करेंगे मॉरिशस की राजधानी क्या है। फिर देखेंगे कि 12वां कहाँ होता है? ये न्यूयॉर्क में प्रस्तावित होता है। कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में प्रस्तावित होता है। इसके बाद आगे देखेंगे हम कि प्रमुख बोलियां भोजपुरी का संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे। सबसे पहले हम भोजपुरी को देखने वाले हैं। ठीक है, इसका सामान्य परिचय में क्या है? विस्तार इसका कहाँ है? उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, नागपुरिया। ठीक है, थारू सहित इसका विस्तार हो जाएगा। स्थानीय रूप क्या है? बंगरही, मधेसी, सरवरिया आदि। लिपि क्या हो जाएगी? नागरी। कभी कभी कैथी का प्रयोग होता है। साहित्य क्या है? गोरखनाथ चौबे, राम विचार पांडे और राहुल संकृत्यायन। ये हो जाएंगे साहित्य में इनका योगदान होगा। फिर देखेंगे व्याकरणिक विशेषता देखेंगे। घोषीकरण, नगद को नगद को क्या बोलेंगे? नगद। डिब्बा को डिब्बा। और महाप्राणीकरण, ठंडा को ठांडा। फिर संज्ञा के रूप में क्या? कुम्हार को कुम्हारा, कुम्हरवा। और स्वर परिवर्तन आय को आई में बदलेंगे, जिसे पैसा को पैसा में। ठीक है, आओ को औ, गौना को गौना। बात समझ रहे हो ना? अब ये थोड़ा सा बोलते नहीं बनना, लेकिन इसीलिए स्वर परिवर्तन के लिए मात्राओं को बताया गया है कि आय को आई में बदला जा रहा है। बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा? भोजपुरी हो जाएगा। भोजपुरी की बातें हमने यहाँ पर देखी। यहाँ क्या देखा हमने? भोजपुरी देखा। याद करते चलिएगा। भोजपुरी संपूर्ण विश्लेषण में हमने व्याकरणिक विशेषताएं देख ली और इसका सामान्य परिचय भी देख लिया। अब आगे देखेंगे राजस्थानी बोलियां। क्या देखेंगे? राजस्थानी बोलियां। बात करेंगे ग्रियर्सन का 5 स्तरीय विभाजन। इन्होंने एक ग्रियर्सन है, इन्होंने क्या किया? 5 स्तरीय विभाजन किया है। जैसे राजस्थानी है, यहाँ पे हम देखेंगे पश्चिमी में क्या बोली जाती? मारवाड़ी। उत्तरी पूर्वी में क्या बोली जाती? मेवाती। और मध्य पूर्वी में जयपुरी, दक्षिण पूर्वी में मालवी और दक्षिणी में निमाड़ी और
लिपि क्या हो जाएगी? नागरी। लिपि कैसी हो जाएगी? तो नागरी हो जाएगी। लिपि कैसी हो जाएगी? तो नागरी हो जाएगी लिपि। ठीक है, बात को याद रखिएगा। याद रखिए, पूछा जाएगा जो राजस्थानी बोलियां हैं ये 5 प्रकार की, कितने प्रकारों में इनका विभाजन है? तो 5 स्तर पे इनका विभाजन किया गया है। प्रश्न बनेगा कि पश्चिम में कैसी बोली जाएगी? पश्चिमी में क्या बोला जाएगा? तो कहेंगे मारवाड़ी बोली जाएगी। याद रखिएगा, पश्चिमी में मारवाड़ी। ठीक है, उत्तर पूर्वी में मेवाती, मध्य पूर्वी में जयपुरी, दक्षिण पूर्वी में मालवी और दक्षिणी में निमाड़ी। ये बात आपको याद रखना। और ये किसके अनुसार बांटा गया है? ये किसके अनुसार बांटा गया है? तो कहेंगे ये जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार 5 स्तरीय में विभाजन किया गया है। ठीक है, वैसे आपको 4 प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ये दक्षिणी का निमाड़ी बहुत कम दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब बात ग्रियर्सन की होगी तो ये दक्षिणी का निमाड़ी भी आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? फिर से बात करेंगे। राजस्थानी को हम 5 स्तर में विभाजन करेंगे। किसके अनुसार? ग्रियर्सन के अनुसार। ठीक है, और जहाँ पे पश्चिमी में क्या पूछा जाता है, इसीलिए मैं इतनी बार रिवाइज करवा रही हूँ। जहाँ पर जो इतने बार नहीं पूछा जाता मैं उनको ज़्यादा बार नहीं कहती हूँ, ना कहती हूँ इनको लिखिए, लेकिन हाँ ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पश्चिमी मारवाड़ी, उत्तरी पूर्वी मेवाती, मध्य पूर्वी जयपुरी, दक्षिण पूर्वी मालवी। ठीक है, बात समझ में आई? आगे देखेंगे मारवाड़ी। देखेंगे क्या देखेंगे? मारवाड़ी। तो क्षेत्र मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर। साहित्यिक रूप क्या हो जाएगा? डिंगल। क्या हो जाएगा? डिंगल। लिपि क्या हो जाएगी? नागरी। वक्ता क्या हो जाएगा? 65 लाख वक्ता, यानी बोलने वाले कितने लोग हैं। प्रमुख रचनाकार कौन हो जाएंगी? तो मारवाड़ी में किसने लिखा? मीराबाई। सभी लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया। मीराबाई का क्या है? बसो मेरो नैनन में नंदलाल। ठीक है, अब देखेंगे मालवी। देखेंगे क्या देखेंगे? मालवी देखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? ये उज्जैन, इंदौर, देवास में बोली जाती है। विकास इसका कैसे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश। पुराना नाम क्या है? आवंती। क्या हो जाएगा? आवंती हो जाएगा। बात अगर हम दिशा की बात करेंगे तो ये दक्षिण पूर्वी में बोले जाएगी। कहाँ बोला जाएगा? तो दक्षिण पूर्वी। यहाँ लिखते चलेंगे दक्षिण पूर्वी। ठीक है, दक्षिण पूर्वी। और मारवाड़ी कहाँ थी? तो पश्चिमी। कहाँ देखेंगे? तो ये पश्चिमी में देखने को मिलती है। ठीक है, बात को समझते चलिएंगे। तो उसके बाद देखेंगे कि लिपि क्या हो जाएगी? नागरी लिपि हो जाएगी। महाजनी मुड़िया का प्रभाव रहेगा। महाजनी मुड़िया का प्रभाव रहेगा। और बात करेंगे डॉक्टर सुनीता कुमारी चटर्जी इसे राजस्थानी व पश्चिमी हिंदी के समीप मानती हैं। पूछा जाएगा कि मालवी को किसने राजस्थानी व पश्चिमी हिंदी के समीप माना है? तो कहेंगे डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी ने माना है। ठीक है, सुनीता कुमार चटर्जी ने इसे किसके समीप माना? तो राजस्थानी व पश्चिमी हिंदी के समीप माना है। आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे? राजस्थानी बोलियां, जयपुरी का परिचय। जयपुरी का परिचय देंगे। देखिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की भाषा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम आराम से पढ़ेंगे। और आराम से पढ़ना नहीं, याद करना है। ठीक है, क्या करना है? याद करना है। तो देखेंगे इसका विस्तार व वर्गीकरण देखेंगे। तो ग्रियर्सन इसे मध्यवर्ती राजस्थान कहते हैं। मध्यवर्ती राजस्थान की कौन कहा है? तो कहेंगे ग्रियर्सन। किसे कहा? तो जयपुरी का परिचय देते हुए जयपुरी भाषा। ठीक है, विकास इसका किससे होता है? तो सौर सैनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से। सौर सैनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से होता है। अन्य नाम देखेंगे, इसे ढूंढाड़ी, झाड़साही बोली और काईकुई की बोली भी कहा जाता है। विस्तार इसका कहाँ पर है? इसकी उपबोलियाँ कितनी हैं ये देखेंगे। तो इसका विस्तार जयपुर हो जाएगा। जयपुर राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर। बात समझ में आई? और इसका किशनगढ़, अजमेर, यहाँ पर जयपुरी बोली जाती है। और कुल यहाँ की उपबोलियाँ कितनी? तो 13। याद रखिए उपबोलियाँ कितनी हो जाएंगी? तो 13 हो जाएंगी। ठीक है, तो कितनी उपबोलियां हो जाएंगी? तो उपबोलियों की संख्या कितनी हो जाएंगी? तो 13 हो जाएंगी। याद रखिए कितनी हो जाएंगी? तो 13 हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ देखेंगे साहित्य व लिपि वक्ता। साहित्य व लिपि वक्ता देखेंगे। यहाँ साहित्य यानी कि कितने लोग लगभग बोलेंगे? तो लगभग हम मान सकते हैं 17 लाख लोग बोलेंगे। कितने लाख लोग बोलते हैं? तो 17 लाख लोग लगभग बोलते हैं ये भाषा। फिर लिपि क्या हो जाएगी? नागरी। लिपि क्या हो जाएगी? नागरी। देखिए लिपि में तो कुछ याद करना नहीं, बार बार नागरी नागरी लिपि आ रही है। ठीक है, और साहित्य कम है किंतु दादू पंथ का कुछ साहित्य उपलब्ध है। यहाँ साहित्य कम है
ठीक है, साहित्य कम है। आगे देखेंगे पहाड़ी हिंदी की बोलियां, हिमालयी तराई क्षेत्र, ठीक है, पहाड़ी हिंदी देखेंगे। यहाँ भी इसको दिशा के रूप में देखेंगे कैसे बांटा गया है, तो पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी है। तो एक मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाली हो जाएगी, एक मध्यवर्ती पहाड़ी कुमायूनी हो जाएगी और पश्चिमी पहाड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पश्चिमी पहाड़ी देखेंगे। क्या देखेंगे? पश्चिमी पहाड़ी सबसे पहले हम देखेंगे। तो क्षेत्र क्या हो जाएगा? कुल्लू, शिमला, चंपा। लिपि क्या हो जाएगी? नागरी, उर्दू, टाकरी। ठीक है, ये याद रखना, लिपि क्या है? नागरी, उर्दू, टाकरी। बोलियां यहाँ पर कितनी है? 62 बोलियां हैं। ठीक है, कितनी बोलियां हैं? 62। जैसे कि सिरमौरी और जौन सौरी हो जाएगा। और भरपूर लोक साहित्य है। लोक साहित्य क्या है? बहुत ज़्यादा लोक साहित्य पे। ठीक है, फिर हम गढ़वाली की बात करेंगे तो क्षेत्रवाल गढ़वाल क्षेत्र हो जाएगा। पूर्ण संपन्न लोक साहित्य से है, किंतु लिखित साहित्य कम है। लिखित साहित्य कम मिला है। उपबोलियां इसकी क्या हो जाएंगी? लोबियाली, नागपुरिया, राठी हो जाएगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? देखेंगे कुमायूनी की कि क्षेत्र क्या हो जाएगा? नैनीताल, अल्मोड़ा क्षेत्र हो जाएगा। लिपि क्या हो जाएगी? नागरी हो जाएगी। प्रमुख उपबोलियां क्या हो जाएगी? कुमैया और गंगोला हो जाएगा। साहित्य क्या हो जाएगा? शिवदत्त, सती, कुमानी, पंथ। आपको बता दें कि देखिए ये टॉपिक बहुत छोटे छोटे क्लास में हम इसको करवा रहे हैं। आगे की टॉपिक बड़ी क्लास लेंगी और टॉपिक भी बड़ा होगा, कई भाग भी आ सकते हैं। जैसे कि वर्णमाला अच्छा खासा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, 2 क्लास में ही वो कंप्लीट हो पाएगा वर्णमाला। ठीक है, कितने क्लास लगेंगे? 2 क्लास लगेगा। लेकिन हम इसको छोटे छोटे पार्ट में इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये याद करना, इसमें लगभग सारी चीज़ें आपको याद करना है। लगभग सारी चीज़ें आपको याद करना है, तो आपके लिए इतना बहुत है, इतना। लेकिन ये बात है, अगर जैसे हम कल वर्णमाला की क्लास करवाएंगे तो आपको आज वाली क्लास याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चल के जब क्लासें हो जाएंगी, क्लासें लगभग कितने क्लास करवाएंगे हम, तो बता दें कम से कम 40 प्लस क्लासें होंगी। ठीक है, और अगर बात करेंगे कितने टॉपिक हो जाएंगे, तो 32 चैप्टर या टॉपिक हो जाएंगे। 32 हो जाएंगे और कभी कभी 1 से 2 क्लास में होंगे। जैसे पर्यायवाची 1 क्लास में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची को हम MCQ के माध्यम से भी बहुत सारा पढ़ लेंगे। लेकिन अब हम देखेंगे जो विकारी होते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, इनकी क्लास 3-4 क्लास में ये कंप्लीट कही होगी। 4 क्लास तो कम से कम लगेंगे इनके लिए। बात समझ में आई? संज्ञा ही बोलो तो 2 क्लास ले ले, इतना बड़ा संज्ञा ही होता है। तो बात समझ में आई कि नहीं? अगर हम या फिर हम 1 घंटे की क्लास करें, और क्लास वही अच्छी होती है जो 40 से 45 मिनट के बीच में हो। 40 से 45 मिनट के बीच की क्लास ही सबसे अच्छी मानी जाती है। समझ में आई कि नहीं भाई? आप देखिए कि ऑफलाइन क्लास हम स्कूल में पढ़ाते हैं, हम इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे 45 मिनट से ज़्यादा का पीरियड नहीं होता है। ठीक है, 45 मिनट से ज़्यादा का पीरियड नहीं होता है, इतना जान लीजिए आपको। तो इतनी देर की क्लास अगर आप पूरा याद कर रहे हैं, पूरा नहीं, कम से कम 70% तो आप कम से कम तैयारी कर लीजिए। ठीक है, क्लास को लंबी नहीं देखना, क्लास जितनी भी बड़ी हो उसको देखिए कि हाँ इसमें से मुझे कितना आ रहा है, ये आप देखिए। खैर, हम आगे देखेंगे, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम केवल पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है, हमको ज़्यादा बात नहीं करनी है। देखेंगे यहाँ क्या है, अब हम जितना चीज़ पढ़े इसको एक बार कवर करते हैं। जितना चीज़ हमने पढ़ा है इसको एक बार एक नज़र में हम देखते हैं। ठीक है, तो भाषा का विकास क्रम था बोली, बोली से बड़ा क्या हो जाएगा? विभाषा, उसके बाद भाषा, ये बात हमने देखी। फिर हमने महत्वपूर्ण दिवस देखे, जैसे कि 14 सितंबर को राजभाषा घोषित हुआ था, और हिंदी का राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाएगी? 14 सितंबर को मनाया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? और मातृभाषा दिवस कब मनाया जाएगा? तो 21 फरवरी को। तो हमने महत्वपूर्ण तिथि देखी या दिवस देखा। इसके बाद अनुच्छेद हमने देखा 343 से 44 के बीच में। 43 में हमने क्या देखा? राजभाषा हिंदी देवनागरी में है, और राजभाषा आयोग और अध्यक्ष कौन बनते हैं? बीजी खेर बनते हैं। ठीक है, फिर हमने भोजपुरी की विशेषता देखी कि ये घोषीकरण व कैथी लिपि का प्रयोग हुआ है इस पे। फिर हमने राजस्थानी के प्रकार देखे, जिसने ग्रियर्सन ने कितने भागों में विभाजन किया? तो 5 स्तर पर इसका विभाजन हुआ है। जैसे मान लेते हैं मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी और निमाड़ी, यही भाषा थी।
ये क्या थी, ये इतने में इन्होंने विभाजन किया था, इतनी भाषाओं में विभाजन किया गया है। फिर हमने देखा जयपुरी के अन्य नाम, जैसे कि ढूंढाड़ी, झारसाही, काईकुई की बोली, ये सारी बातें हमने देखी। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी, आज की क्लास बस यहीं तक थी। और आप सभी को PDF मिल जाएगा, क्लास मिलेंगी। अभी 1-2 क्लास थोड़ी सी छोटी हो रही है, नहीं तो लगभग क्लासेस 40 और 45 के बीच की क्लास बनेंगी, 40 से 45 के बीच की क्लास बनेगी। इससे लंबी हम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि इससे लंबी करवाने का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, 40 मिनट की क्लास अगर आप मन लगा के पढ़ लिए, बहुत है आपके लिए। उसी में बार बार, ऐसा तो नहीं कि एक ही चीज़ को हम 10-15 बार बोल बोल के 10 घंटे मैराथन चला रहे हैं। 40 मिनट की क्लास बहुत होती है थ्योरी के लिए। इसमें आपको इतना चीज़ याद करने को मिल गया। अगर आप जैसे कल वर्णमाला की क्लास में आए तो आज वाला आप याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, आज वाला आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर हम देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में बहुत सारी चीज़ें समझनी होती है, बहुत सारी चीज़ याद करनी पड़ती है, और जो चीज़ें नहीं याद होती उनका बार बार रिवीजन करना पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत। आप सभी लोग व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, ये हमारा नंबर है, हमारे चैनल का नंबर है। और यूट्यूब पर भी क्लासें होती हैं, वहाँ भी आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ में टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ भी जुड़ जाइए टेलीग्राम से भी। और एप्लीकेशन को भी सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड किए हैं क्योंकि ये क्लास एप्लीकेशन की है। ठीक है, और अपने फ्रेंड में भी बता सकते हैं कि हाँ क्लास हो रही हिंदी की और बढ़िया चल रही है क्लास। तो मिलते हैं कल की क्लास में। सभी को शुभ रात्रि।